I am वकास अहमद। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले हम पूरे लेक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये प्री रिक्विजिट है आपका जो डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी हुई है थर्ड सेमेस्टर में। तो इस कोर्स में हम आज वाला जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम है ये क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एल्गोरिदम क्या होता है, आप लोग जानते हैं पहले भी, चूँकि आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ी हुई है कि एल्गोरिदम जो होता है हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी ऑर्डर के साथ सॉल्व करने के लिए। आमतौर पर हम लोग ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो राइट करते हैं। ये हमारा जो एल्गो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग एक से ज़्यादा जो है वो एल्गो राइट कर सकते हैं। हर जो एल्गो होगा टाइम स्पेस के लिहाज से, अपनी कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से वो डिफरेंट होगा। तो बेशक वो हमें सोल्यूशन दे भी दे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने ये चीज़ देखनी होती है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है। और हमने डिफरेंट डिज़ाइन स्ट्रेटजीज देखनी है कि हम लोग किस तरह किसी एल्गो को डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एल्गो के बाद हमारा जो प्रोग्राम राइट होता है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसीजर होता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ये हम लोग टू मेथड को यूज़ करते हैं। इन मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है। सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट अप्रोच होती है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ हैं। इनको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमने इनका इंट्रो लेना है कि इंक्रीमेंटल जो अप्रोच होती है ये क्या चीज़ होती है। इंक्रीमेंटल जो अप्रोच होती है हमारी स्टूडेंट्स, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि स्टार्ट से लेकर हम लोग डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं और फाइनली हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। इसके लिए हमारे पास जो इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है जिसमें हम लोग एक ऐसा प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसमें स्टार्ट से लेकर हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट्स तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं और फाइनली हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट से लेकर उसको रीड करते जाना है और इस तरह हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते जाते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो अप्रोच आती है वो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। ये जितनी भी हमारी अप्रोचेज हैं इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमें इतना पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होती है, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या होती है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो अप्रोच होती है डिवाइड एंड कंकर, जिसमें हमारे पास जो एक बड़ी प्रॉब्लम्स बिग प्रॉब्लम होती है हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स में। इस तरह हम लोग जब सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और हम लोग जब अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हैं तो हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोग उसको दोबारा से एक बड़ी जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसमें जो कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्ज सॉर्ट होती है, क्विक सॉर्ट होती है, हीप सॉर्ट होती है। इन सारी सॉर्टिंग के लिए हम लोग डिवाइड एंड कंकर का जो प्रोसीजर है अप्रोच जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है, अरे में हमारे पास 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो है वो इसको यूज़ करना है। तो डिवाइड एंड कंकर में हम लोग जो जिस अप्रोच को यूज़ करेंगे इसमें हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स की रे जो है इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। जब 2 के एलिमेंट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि फर्दर हमारी जो अरे है वो डिवाइड हो सकती है। फर्दर हमारी जो अरे है वो डिवाइड हो सकती है कि 2 एलिमेंट्स की जो अरे हमारे पास पड़ी हुई है इसको हम लोग 1 एलिमेंट्स में जो है वो जो मजीद जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग दोबारा इसको जो है वो वन वन एलिमेंट्स में डिवाइड करके, अगर हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिसेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जब हम लोग देखते हैं कंपेयर करके हम लोग अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ मूव कर चुके हैं, तो हम लोग दोबारा क्या करते हैं, उसको दोबारा से जो वन वन एलिमेंट वाली हमारी अरे पड़ी हुई है, इसको दोबारा हम लोग अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके मूव करेंगे। फाइनल सोल्यूशन की तरफ कैसे मूव करेंगे, हमारे पास वन वन एलिमेंट की अरे है, तो दोबारा से इसको जो है वो हम लोग टू एलिमेंट्स वाली अरे में मूव कर देंगे। इसके बाद जब हमारे पास टू टू एलिमेंट्स वाली टू अरे आ जाएंगी, तो हम लोग उसको दोबारा टू टू एलिमेंट वाली अरे को दोबारा फोर एलिमेंट वाली अरे में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम होगी, हम लोग उसके फाइनल सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे कि एक दफ़ा हम लोग डिवाइड एंड कंकर की तरफ गए हैं और दोबारा हम लोगों ने उसको, जब हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ मूव कर चुके हैं, तो हम लोग दोबारा हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो ये तो हमने देखा कि डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके बाद हमारे पास है एनालिसिस ऑफ एल्गो, कि एनालिसिस ऑफ एल्गो में हम लोग क्या चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास डिज़ाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन एल्गोरिथम में हमारे पास एक इनपुट साइज होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, वो रनिंग टाइम होता है। जितना हमारे पास इनपुट साइज इंक्रीज करेगा, इतने ही हमारे जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, वो भी हमारी फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते हुए ज्यादा स्टेप्स की तरफ मूव करेगी। इसी तरह हमारा जो रनिंग टाइम होगा एग्जीक्यूशन का, वो भी ज्यादा होगा। और हम लोगों ने जब भी एल्गो को राइट करना होता है, तो हम लोग, हमारे लिए ये जो दो चीजें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हम लोगों ने इनपुट साइज को और रनिंग टाइम को देखना होता है, इसको डिस्कस करना होता है कि कोई भी हम लोग जो एल्गो राइट कर रहे हैं, इसके लिए हमारा इनपुट साइज कितना होगा, और टोटल हमारा जो रनिंग टाइम होगा, और टोटल हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी, ये कितनी होगी। हम लोगों ने इस चीज को भी देखना होता है। तो इसके बाद हमारी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, ये स्पेस जो कम्प्लेक्सिटी होती है, ये अमाउंट ऑफ स्पेस होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एल्गो को राइट करने के लिए। ये जो डिपेंड करती है, ये टोटल इनपुट साइज पे करती है। जितना इनपुट साइज ज्यादा होगा, इतने भी हमारे जो स्टेप्स होंगे इन स्पेस कम्प्लेक्सिटी के, वो भी ज्यादा होंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर एलिमेंट्स की अरे है, तो इसके हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो कम होगी, रेदर देन के हमारे पास 10 एलिमेंट्स की अरे है, 100 एलिमेंट्स की अरे है, तो इसके लिए हमारी वो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो ज्यादा होगी। इस तरह हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी का आता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये एक अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो कि हर एल्गो जो होता है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान लेता है। टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको हम लोग टी ऑफ एन से डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, जब भी हम लोगों ने किसी भी एल्गो को राइट करना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज होगी वो ये होगी कि हमारे पास टाइम पर कम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, हमने ये चीजें देखनी होती हैं इसमें। इसके बाद हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का पहला हमारा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि एल्गोरिथम क्या होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। अनएम्बिगियस हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती हैं इसमें। अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो बिल्कुल वाज़े होती हैं और हमारे पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट होती हैं। वो हमारे पास जो होती हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उनको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंग्लिश वर्डिंग में हम लोग इसको राइट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है कि एल्गोरिथम का सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले एल्गोरिथम में हमारे पास इनपुट होती है, प्रॉब्लम होती है, इसके बाद हमारा जो एल्गो बनता है। एल्गो राइट करने के बाद हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम राइट करते हैं। जब कंप्यूटर में प्रोग्राम राइट करते हैं, तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, हम लोग अपनी आउटपुट की जो तरफ है वो मूव करते हैं। इसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स के कंप्यूटर हमारा जो होता है वो डम मशीन होती है। आप लोगों को पता है कि विदाउट इंस्ट्रक्शंस हमारा कंप्यूटर जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमारा जो कंप्यूटर होता है वो वर्क करता है, जिसमें हमारी कंज्यूमिंग इनपुट होती है और प्रोड्यूसिंग आउटपुट होती है। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, इसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करके आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा।
तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्या क्या रिक्वायर होता है हमारे लिए, प्रोग्राम मेमोरी होती है जिसमें हमारे लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, इनपुट चैनल होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास आउटपुट चैनल होना चाहिए कि जिसमें हम अपनी आउटपुट को जो है वो देख सकें। इनपुट जो हमारे पास एल्गो होता है, इसमें हमारे पास एल्गो में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब देखें हमारा जो एल्गो है वो एक मेथड है, एक टेक्निक का नाम है, कोई एक प्रोसीजर है जिसमें हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो क्या है? फाइनाइटनेस, कि हमारे जितने भी स्टेप्स हैं एल्गो के वो फाइनाइट होने चाहिए। इसके बाद है डिफाइनाइटनेस, कि अनएम्बिगियस स्पेसिफाइड होने चाहिए, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो वाजे होने चाहिए बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो है इनपुट, कि हमारी क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए और वैलिड इनपुट होनी चाहिए। इसके बाद है आउटपुट, हमारी करेक्ट और वैलिड आउटपुट होनी चाहिए। जब हमारी वैलिड इनपुट होगी तो हमारी जो है वो आउटपुट जो है वो करेक्ट आएगी। इफेक्टिवनेस में हमने ये देखना होता है कि सिंपल और बेसिक जो स्टेप्स हैं वो होने चाहिए। हमारा जो भी एल्गो होगा उसमें फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इनपुट, आउटपुट एंड इफेक्टिवनेस जो होती है वो रिक्वायर होती है। इसके बाद है हमारे पास कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने कंसीडर करना होता है। उन स्टेप्स में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है नॉन एम्बिगियस, कि हर जो स्टेप है हमारे पास, ईच एल्गो का हर स्टेप जो है वो बिल्कुल नॉन एम्बिगियस होना चाहिए, बिल्कुल वाजे होना चाहिए, किसी किस्म का कन्फ्लिक्शन उसमें नहीं होनी चाहिए। रेंज ऑफ जो इनपुट्स होती हैं इसमें वो भी केयरफुली हमें स्पेसिफाई करनी चाहिए। इसके बाद है सेम प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गो जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से वो डिफरेंट हो सकते हैं, अपनी स्पीड के लिहाज से वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल होता है, 100% पॉसिबल होता है कि ये हमें 100% जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करके दे दे। इसके बाद है हमारे पास कि एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है जी, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसके हमारे पास थ्री सॉल्यूशंस हैं। थ्री सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो आता है इक्वलेट्स एल्गोरिथम आता है। इसके बाद कंसेप्टिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम आता है। थर्ड जो हमारे पास मेथड होता है इसका सॉल्यूशंस का वो है मिडिल स्कूल प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग इक्वलेट्स एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की एक प्रॉब्लम है, इसका एक हमारे पास जो एक्लियर्स एल्गोरिदम है, इसमें हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसमें हमारे पास एक n नंबर है, एक m नंबर है, m मॉड n लिखा हुआ है, यहाँ पे m की वैल्यू आएगी, ये भी एक नंबर होगा, ये मॉड है, मॉड के बाद n एक नंबर होगा, तो जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 60 है, और ये हमारे पास 24 जो है ये n की वैल्यू है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ये जो लिखा हुआ है फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू जो है ये 24 आ चुकी है। इसके बाद m मॉड n लिखें तो हमारे पास ये 12 आता है। अगर m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 60 हो, n की वैल्यू हमारे पास 24 हो, तो हमारे पास जो मॉड आता है वो 12 आता है। मॉड को किस तरह करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं कि 60 पे हम 60 जो है इसके हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे पास जो m की वैल्यू, हमारे पास जो n की वैल्यू होगी, तो हमारे पास जो मॉड आएगा इसका वो 12 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके इसकी देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो है इसकी कैलकुलेशन जो है वो 12 आती है। ये हमारे पास n नंबर आ गया, ये हमारे पास m मॉड n जो है ये 12 आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दोबारा हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 12 आ चुका है, कि हम लोगों ने दोबारा से इसको अप्लाई किया है। इसका एल्गो जब हम लोगों ने राइट करना है तो हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारी जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं आ जाती। डू वाइल हमने लूप को यूज किया है जिसमें हमारे पास ये फार्मूला है कि m मॉड n जो है हमने किसको साइन किया है r को। इसके बाद हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमने साइन की है m को, और r की वैल्यू जो हमारे पास होगी हमने n को साइन किया, लास्ट पे हमने रिटर्न करवा दिया कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिटर्न m आ जाएगा, ठीक है, जो भी m की वैल्यू आएगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है सेकंड सॉल्यूशन,
कंसेप्टिव इंटीजर चेकिंग का, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है, जो कि फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास जो मिनिमम मिन का एक फंक्शन है, m है और n है, इसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल t लिया हुआ है। हम लोगों ने स्टेप सेकंड क्या करना है कि डिवाइड करना है m बाई t। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो डिवीजन है, अगर तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो स्टेप 3 पे चला जाएगा। एल्स अगर हमारा जो डिवीजन है वो गो टू 0 के इक्वल नहीं आता तो हमारा जो स्टेप होगा वो 4 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए कि स्टेप 3 पे हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट लगाई हुई है कि डिवाइड n बाई टी। जब हम लोग डिवाइड करते हैं n को t पे, अगर रिमाइंडर जो है वो डिवीजन 0 आ जाए तो रिटर्न जो वैल्यू है वो t हो जाए। अगर आंसर और हमारा जो आंसर है वो स्टॉप हो जाए इस पे। अदरवाइज हमारा जो स्टेप है वो कहाँ पे चला जाए, 4 पे। अब 4 हमारा स्टेप क्या है कि डिक्रीज करेंगे वैल्यू को t बाई 1। हम लोग 1 डिक्रीज करेंगे और हम लोग दोबारा जो स्टेप 2 है इस पे हम लोग मूव कर जाएंगे, और इस तरह हम लोग जो है अपने सोल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ये सेकंड हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, कि ये जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है डू नॉट वर्क वेल, हमारे पास ये वर्क वेल नहीं करता, क्योंकि 1 जब हमारे पास इनपुट नंबर 0 आ जाता है तो फिर हमें जो रेंज होती है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है। इस तरह हमारे पास जो थर्ड हमारे पास इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है मिडिल स्कूल ग्रे टेस्ट कॉमन डिवाइजर प्रोसीजर। स्टूडेंट्स, ये कॉमन सा एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास जो नंबर m है उसके प्राइम फैक्टर हम लोग जो है वो कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, n हमारे पास जो नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे उनको हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर जो होंगे वो हम लोग लिख लेंगे। कॉमन करने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट होगी इनकी हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। अब नीचे देखें, हमारे पास एक 60 नंबर है, एक 24 है, जो कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल से लेके चलते आ रहे हैं। 60 जो है इसके हमारे पास कॉमन जो फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बनता है। इसके बाद 24 के हमारे पास फैक्टर्स कौन बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके कॉमन जो थे 2 एक कॉमन था दोनों में से, एक हमारे पास दोबारा 2 था, दोनों में दो दफा जो है वो हमारा 2 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 3 जो था वो कॉमन था, जबकि 5 कॉमन नहीं है तो हम लोगों ने उसको सपोज नहीं किया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया 2 स्टेरिक 2 स्टेरिक 3 को, तो हमारे पास जो आंसर है वो देखें कि वो 12 ही आ गया। लेकिन हमारे पास ये देखें कि 3 मेथड थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब देखिए हम लोगों ने हर मेथड को देखा कि सॉल्यूशन हमारा किस तरह आ रहा है। तो इसमें हम लोग इंडिकेट करेंगे प्रोग्राम जो हमारा एल्गोरिदम होगा और प्रोग्राम होगा कि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करेंगे कि हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कौन सा हमें प्रोसीजर दे रहा है, फिर हम लोग उसको फॉलो करेंगे। होपफुली कि आप लोगों के लिए इतना आज के लिए काफ़ी होगा, चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से जो रीड आउट करना है, और जब आप लोग आएँगे ज़ूम एप्लीकेशन पे आएँगे, आप लोग डिस्कशन में आएँगे, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई तो ये वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों के नेक्स्ट तक लेक्चर के लिए ये काफ़ी होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।